हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूदम सक्सेस क्लासेस। तो फाइनली बीटेक का सेकेंड ईयर का आज लास्ट एग्जाम था बेटा, जिसमें कुछ स्टूडेंट का मैथमेटिक्स 4 का पेपर होगा, तो बाकी स्टूडेंट का इलेक्टिव का होगा, जिसमें बीओई कोड आपके यहाँ पर कोई सा भी चल रहा होगा। उसमें अगर मैं बात करूं बीओई 309 जिसका कोड है, जिसका सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और एक कोड है बीओई 310 जिसका सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोनों ही पेपर का मैं पेपर एनालिसिस यहाँ पर करने वाला हूँ बेटा अभी एक ही वीडियो में। तो पहले हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जो कि बहुत ही इजी पेपर आया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका कोड था बेटा हमारा बीओई 310। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने वन शॉट वीडियो वाला भी कोर्स लिया था, केवल वन शॉट वाला, और जो वन शॉट वाला भी पढ़ के गए होंगे उनका भी सभी स्टूडेंट का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था। चलिए एक एक करके एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देन इसके बाद इसी वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसका कोड बीओई 309 है, बीओई 309 है, इसका भी यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। दोनों ही पेपर बहुत इजी थे, तो चलिए देख लेते हैं बेटा क्या था इस पेपर में। बहुत सिंपल था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2025-26 का सेमेस्टर 3 का पेपर। पहला ही क्वेश्चन कितना इजी है कि रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 45 इन बाइनरी एंड ऑक्टेल। मतलब 45 को ये डेसिमल नंबर में दिया हुआ था, तो इसको हमें क्या करना था, मतलब अगर वो इस तरीके से भी देता जैसे 45 है तो बेस 10, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 2 में, एंड किसमें करना है, बेस 8 में, ऑक्टेल में और डेसिमल में। बाइनरी में इसने पूछा था, तो बाइनरी में करना है तो क्या है 45 है ना, सक्सेसिव डिवीजन करना है। बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा कितना होता है 4, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर 1। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कितना बचा 0। तो 1 0 1 1 0 1, मतलब अगर इस नंबर का 45 का अगर हम बाइनरी नंबर देखेंगे तो कितना आएगा 1 0 1 1 0 1। ये इसका बाइनरी में आंसर था। और अगर ऑक्टेल में कन्वर्ट करना था, तो ऑक्टेल में क्या करना था, यही 45 जो है इसी को हमें किससे डिवाइड करना था, 8 से डिवाइड करना था। 8 कितना होता है, 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40, कितना रिमाइंडर बचा 5। तो बस इतना ही, इसके बाद कुछ है रहता ही नहीं यहाँ पर। तो 55 हमारा क्या हो जाता है, ऑक्टेल में इसका आंसर हो जाता है 5 5, और बेस में आ जाता है 8। तो ये दोनों इसके आंसर हैं। इसको आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कितना होता है 2 की पावर 0 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है यहाँ पर, ये इस तरीके से कि 2 की पावर 4 0 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और 2 की पावर 5 32 होता है। तो 32 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 4 प्लस 1 5 यानी कि 45। बिल्कुल सही आंसर है ये। तो क्या है आंसर, अब बाइनरी में 1 0 1 1 0 1 आया होगा, जिसमें स्टूडेंट का आंसर आया बिल्कुल सही है, और ऑक्टेल में 55 आया होगा। और ब्रैकेट के बाद इसके जो बेस हैं, जो रेडिक्स है, वो लिखने जरूरी थे। तो जो इस तरीके से क्वेश्चन करके आया होगा स्टूडेंट, उसका 2 मार्क्स पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर एंड सीक्वेंशियल सर्किट एनी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट बताने थे, डिफरेंस बताना था कॉम्बिनेशनल में और सीक्वेंशियल में। तो पहला तो इनकी डेफिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं उसका जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट, ओनली प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करता है। दूसरा डिफरेंस ये लिख सकते थे, क्योंकि हमें प्रीवियस आउटपुट रोकना है, मतलब स्टोर करना है कहीं पर, तो मेमोरी एलिमेंट यूज करते हैं। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट है उसमें कोई मेमोरी एलिमेंट यूज नहीं होता है, और जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें हम मेमोरी एलिमेंट यूज करते हैं या मेमोरी यूज करते हैं। बस 2 डिफरेंस बताने, 2 पॉइंट हो गया। स्टेट द फंक्शन ऑफ एन एनकोडर। एनकोडर क्या करता है, किसी भी डेटा को एनकोड करने के लिए हम यूज करते हैं। अगला क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जिसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है। सेलेक्ट लाइन जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इनपुट पे। अगर 2 की पावर n हमारे इनपुट्स हैं, ये हमारे इनपुट्स होते हैं मल्टीप्लेक्सर में, तो हमारा ओनली वन आउटपुट होगा मल्टीप्लेक्सर में। और सेलेक्ट लाइन क्या होंगी, ये जो 2 की पावर n है ये हमारी सेलेक्ट लाइन हो जाती है। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लेक्सर में। और क्या पूछा, राइट एनी 2 एप्लीकेशंस। राइट एनी 2 एप्लीकेशंस, यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर की 2 एप्लीकेशन पूछ रहा है। तो मल्टीप्लेक्सर तो बहुत जगह पर यूज किया आपने शिफ्ट रजिस्टर डिजाइन किया होगा। अगर बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। तो इस तरीके से 2 इसकी एप्लीकेशन बतानी थी, और भी इस तरह की काफी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं
जो हम अपने डिजाइन करने के लिए एक सर्किट को यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्सर सर्किट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द शिफ्ट रजिस्टर। लो अगला शिफ्ट रजिस्टर ही पूछ लिया है, जिसमें डेटा क्या होता है, एक बिट से दूसरी बिट, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ शिफ्ट होता है। नेम एनी टू टाइप्स क्या, सीसो सीपो, पीपो पीसो। सीरियल इन सीरियल आउट हो गया, और सीरियल इन पैरेलल आउट हो गया, और शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर होता है, शिफ्ट राइट हमारा रजिस्टर होता है। इनकी अगर मैं टाइप्स की बात करूं और एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एप्लीकेशन में हम रिंग एंड जॉनसन काउंटर एक्चुअल में यूज करते हैं बाय यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर्स। नेक्स्ट पूछा था हैजार्ड्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हैजार्ड्स भी मैंने आपको बताया था। तो अगर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो ली थी अभी जस्ट अभी कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था एक लाइव सेशन आपका लिया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो वो पढ़ गया होगा उसमें भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आया होगा क्वेश्चन पेपर को। हैजार्ड्स मैंने बोला था, वहां पर लिए भी थे, ठीक है। मैंने लास्ट में टर्मिनोलॉजी बताई थी यूनिट नंबर 5 में कि बेटा टर्मिनोलॉजी पढ़ जाना। तो उन टर्मिनोलॉजी पे ये रहा, देखो नॉइस मार्जिन इन लॉजिक फैमिलीज, नॉइस मार्जिन क्या होता है, जिसमें मैंने बताया था मिनिमम मतलब टॉप वैल्यू का मिनिमम मैक्सिमम, और जो बॉटम वैल्यू है लोअर वैल्यू है उसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू में जो मार्जिन होता है एक्चुअल में वही हमारा नॉइस मार्जिन है। तो ये सारी चीजें जो है ना, मतलब जो मैंने लाइव सेशन लिया था जस्ट अभी देख लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अंतिम पार्ट जो देख गया होगा तो वेल एंड गुड है, और बाकी तो वन शॉट जो बहुत सारे स्टूडेंट ने ली थी वन शॉट, उनका वन शॉट का कोर्स लेना है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा उनके लिए रहा होगा, बहुत अच्छा वो एग्जाम में पेपर करके आए होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा पेपर आया था इस बार, ठीक है। तो इसमें लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने को आपको मिली होगी फिर से, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के हैं, फिर दोनों क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 के हैं, फिर एक क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का है, और लास्ट के दोनों क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 के हैं। तो इसमें यूनिट नंबर 4 जो है इन्होंने स्किप कर दी है, लेकिन ये हैजार्ड्स तो यूनिट नंबर 4 के हैं, यहाँ पर 5 भी लिख रखा है, ठीक है। आई थिंक 5 में ही है शायद, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम पे। चलिए इसमें बात कर लेते हैं हम यूनिट नंबर 4, यूनिट बहुत छोटी थी। सेक्शन बी में देखते हैं तो क्या है, एक्सप्लेन बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। कितना अच्छे से पढ़ा रखा था मैंने तुम्हें, कॉम्प्लीमेंट वाला बताया था ना, मैंने कहा था एक क्वेश्चन बनता है, जो लाइव सेशन लिया था अभी जस्ट कुछ दिन पहले, उसमें बोला था कि जो कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन आता है वो या तो बाइनरी वाले में 1s कॉम्प्लीमेंट या 2s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू देता है, या फिर डेसिमल वाले में 9s कॉम्प्लीमेंट या 10s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू देता है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू एक सब्ट्रैक्शन करके दिखाना था, एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेना था। तो जो आपने एग्जाम्पल बनाया होगा, जो स्टूडेंट इसको करके आएंगे अकॉर्डिंगली वो कराए होंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के करा रखे हैं, तो इसमें से कोई सा एग्जाम्पल बना लेते हैं। बाइनरी वाला बनाना था 1010 जो भी बनाना था। नेक्स्ट बताओ, डिजाइन अ फुल सब्ट्रैक्टर, एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों बताए थे मैंने। सब्ट्रैक्टर डिजाइन करना है यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर, 2 हाफ सब्ट्रैक्टर के थ्रू जो हम बनाते हैं बाय यूजिंग 2 हाफ सब्ट्रैक्टर, या ऐसे फुल एडर के थ्रू हम जब बनाते हैं 2 हाफ एडर के थ्रू जो हम फुल एडर बनाते हैं, सेम 2 हाफ सब्ट्रैक्टर से हम जो सब्ट्रैक्टर बनाते हैं वो डिजाइन करना था। और एंड बेसिक गेट भी कह रहे, तो एक बेसिक गेट तो उसमें लगता ही है, इसमें तो बल्कि हमारे एंड गेट नॉट गेट और एक और गेट लगता है, और एंड गेट तो लगता ही है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर गेट के थ्रू यहाँ पर बना के दिखाना था, और इसको एक्सप्लेन भी करना था। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, केवल ड्रॉ ही नहीं करके आना था, इसको बताना भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ए जॉनसन काउंटर। रिंग एंड जॉनसन काउंटर दोनों ही एप्लीकेशन हमारे शिफ्ट रजिस्टर की, दोनों मैंने कहा था रिंग एंड जॉनसन काउंटर पढ़ लेना, तो वही जॉनसन काउंटर यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टेट असाइनमेंट ऑफ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। यूनिट नंबर 4 डिजाइन प्रोसीजर पूछ रहा है, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, सिंक्रोनस का ना, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को जो हम उसकी जो स्टेट असाइनमेंट एक्चुअल में करते हैं किस तरीके से, तो एक एग्जांपल लेके यहाँ पर पूरे स्टेप यहाँ पर आपको समझाने थे। एग्जांपल के थ्रू भी समझा सकते थे या बस ऐसे लिख के आ सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट यूनिट में यही 3 टॉपिक मैंने ये चीजें कराई थी तुम्हें, मेन टीटीएल, ईसीएल और सीमॉस, ठीक है। यहाँ पर इसने इसी में डिफरेंस दे दिया, यही तीनों मैंने आपको पढ़ाए हैं लास्ट यूनिट। अगर आप देख लें वन शॉट वाले जो स्टूडेंट हैं उनमें जो इस वाली टॉपिक में लॉजिक फैमिलीज में अगर मैं बात करूं तो टीटीएल, ईसीएल और सीमॉस लॉजिक या सीमॉस इन्वर्टर ही मैंने आपको कराया है। इसमें यहाँ पर इन्होंने इनके पावर डेसिपेशन, स्पीड एंड नॉइस इम्यूनिटी के बेसिस पर डिफरेंस पूछ लिया है, यहाँ पर कंपेयर करा लिया है, ठीक है। एक्सेस 3 कोड किसे नहीं पता होगा, पूछ रहा है कि व्हाट इज एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड सबको पता होगा, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू है उसमें 3 ऐड कर देते हैं हम, यानी कि जो BCD नंबर है उसमें हम क्या कर देते हैं 3 ऐड कर देते हैं, वही हमारा एक्सेस 3 हो जाता है। 57 को कन्वर्ट करना था, पहले से आप बीसीडी में कन्वर्ट या बाइनरी में कन्वर्ट करते, देन उसमें क्या करना था 3 ऐड कर देते। 3 मतलब जो बाइनरी का हमारा नंबर होता है 0011 जो है वो ऐड कर देते हैं वहां पर, उसमें जो वैल्यू आती है हमारी वही हमारा क्या हो जाता, एक्सेस 3 हो जाता। तो यानी कि एक्सेस 3 ये 57 को कन्वर्ट करना था, और साथ में एडवांटेज ऑफ एक्सेस 3 कोड ओवर बीसीडी। बीसीडी
के रेस्पेक्ट में एक्सेस 3 की क्या एडवांटेजेस हैं वो बतानी थी। ठीक है, समझ गए ना। इसमें क्या करना था, एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना, तो इसे बीसीडी में कन्वर्ट करना था, कभी डेसिमल में कन्वर्ट करा हो, मतलब इसे डायरेक्ट इसमें 3 ऐड करके आ गए हो, अगर आप 57 प्लस 3 61 करके आ गए हो, वो सॉरी 60 करके आ गए हो। ठीक है, इसमें क्या करना था, बीसीडी में कन्वर्ट करके देन उसमें क्या करना था, 3 ऐड करना था। 3 मतलब 0 1 1। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें ये भी इजी था और ये भी इजी था। देखो कितना इजी आया। यूजिंग K-मैप मिनिमाइज द बूलियन फंक्शन एंड इंप्लीमेंट यूजिंग कौन सा है, ओनली नैंड गेट। नैंड गेट से इसको केवल इंप्लीमेंट करना था, बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा कुछ स्टूडेंट के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हालांकि K-मैप में कुछ नहीं है, K-मैप बहुत इजी आया था। ये इसमें जो है ना, मैंने कहा था या तो टेबुलर मेथड का आएगा या K-मैप का एक क्वेश्चन आता है। मैंने ये भी कहा था कि टेबुलर मेथड काफी टाइम से आया नहीं है, तो इस बार हो सकता है आ जाए, लेकिन इस बार भी टेबुलर मेथड दिया नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है टेबुलर मेथड को। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ABCD है ना। क्या क्या है, 0 2 4 5। पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो करके आए हैं अपने आंसर मैच कर लेना भाई। 15 क्या है, 0 2 4 5 0 2 4 5। ठीक है, आगे क्या, 0 2 4 5 8 10 12 13 8 10 12 13। अब देखो कितना इजी है ये। चलिए मैं बताता हूं आपको करना क्या था। इसमें ग्रुप बनाने थे, तो देखो आप में से कितने सारे स्टूडेंट ने क्या क्या ग्रुप बनाए होंगे। यहाँ पर कहां पर, कॉर्नर पर हैं चारों 1, और ये देखो ये चारों यहाँ पर हो रहा है, फिर ये 2 है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या करा होगा, इन चारों का बना दिया होगा, इनका 2 का इस तरीके से बना दिया होगा, इनका इससे बना दिया होगा, इन चारों का बना दिया। नहीं, इतने बनाने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर ओनली 4 4 के देखो 8 का तो कोई बन ही नहीं रहा है। ठीक है, 8 का कोई बन नहीं रहा है, तो हमें क्या करना था, यहाँ पर एक तो ये वाले जो कॉर्नर है, यहां से इसको लो, यहां से इसको लो, यहां से इसको लो और यहां से इसको लो। 4 का तो एक ग्रुप ये बन गया। अब हमारे पास ये 4 ही तो बच रहे हैं, 4 का ये बन जाएगा। बस ये 2 बन रहे थे, 4 4 के 2 ग्रुप, और तो कोई बन ही नहीं रहा है और कुछ बच भी नहीं रहा है। तो जो ये बना के आया होगा 4 4 के 2 ग्रुप, उसका ही सही हुआ होगा। आंसर देखें इसका क्या आएगा। यहां कॉर्नर वाले से अगर हम लेंगे तो यहां से क्या बनेगा, मेरा बी बार बनेगा, और यहां से ऊपर से क्या बनेगा, मेरा डी बार बनेगा। तो बी बार डी बार प्लस 100 फॉर्म ही है ना, हाँ 100 फॉर्म ही। अब यहां से क्या बनेगा, देखो 1 1 मतलब बोले तो बी, और यहां से किसका है 0 यानी कि सी बार, बी सी बार। यहां पर बी बार डी बार प्लस बी सी बार। और ये हमें डिजाइन करना था, किससे डिजाइन करना था, हमें नैंड गेट से डिजाइन करना था। क्या आपको ये नहीं पता कि एंड गेट नैंड गेट से कैसे डिजाइन होता है, यानी कि डिजाइन एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट ओनली पढ़ा रखा है मैंने। क्या ये आपको नहीं पता कि डिजाइन और गेट बाय यूजिंग नैंड गेट ओनली, ये भी आपको पता है। तो ये तो हमारे एंड गेट ही तो हैं दोनों, ये हमारे एंड गेट ही तो हैं, और साथ में बीच में प्लस हो रहा है तो वो और गेट है। तो यहां पर जहां पर एंड है वहां पर एंड गेट डिजाइन करना था बाय यूजिंग नैंड, और जहां पर प्लस लेना था वहां पर और का, और वाला जो डायग्राम होता है हमारा नैंड का, वो डिजाइन करना था, बस सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं जैसे बी बार लेना था, तो बी बार को कैसे करते हैं, यहां से तो हमें बी है, तो इसे नॉट गेट वाला लगा के इस तरह से डबल नैंड गेट लगाते, तो यहां से हमें मिल जाता बी बार। ठीक है, अब हमारा यहां पर क्या लेना है मुझे, डी बार। तो यहां से डी लिया मैंने, हल्का सा बताता हूं, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट थोड़ा सा वेट कर लें, अभी बताता हूं। यहां से डी बार, ठीक है, इस तरीके से ये डी बार हो गया। इन दोनों को अगर हम मर्ज करेंगे, बी बार आ गया डी बार आ गया, लेकिन हम अगर बी बार और डी बार ही डायरेक्ट ले ले, तो यहां से बी बार आ गया, यहां से डी बार आ गया, यहां से फिर से मुझे एक और लेना पड़ेगा, बी बार डी बार हो जाएगा, फिर बीच में प्लस आ जाएगा। अगर मैं यहां पर बना देता हूं एक और नैंड गेट, तो यहां पर आएगा बी बार डॉट डी बार का होल बार, और अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा तो बनेगा ये बी प्लस डी बन जाएगा, और गेट बन गया। अब मुझे इसे क्या बनाना है, नैंड गेट बनाना है, तो बस एक और लगा दूंगा मैं यहां पर डबल करके, एंड बनाना है ना इसको। बस देखो ये आ गया, यहां तक जो बन गया ना मेरा बी बार डी बार का ये जो सर्किट बन गया, देखो यहाँ पर बी प्लस डी बन गया यहाँ पर। अब जब बी प्लस डी है तो ये मैंने यही सेम आगे दे दिया, तो बी प्लस डी के ऊपर बार आ जाएगा यहाँ पर। इससे क्या होगा, बी प्लस डी के ऊपर बार आ जाएगा, और जब इस बार को ब्रेक करूंगा मैं तो बी के ऊपर बार डॉट डी के ऊपर बार।
तो यहां तक तो मेरा ये वाला बन गया, इसी तरीके से ये वाला डिजाइन करना है और लास्ट में बस फिर मर्ज करना है इन दोनों को, ठीक है। बल्कि इसमें एक आध गेट हम कम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर जैसे हमने लिया है यहाँ पर ये बी लिए हैं जैसे, तो हम बी बार को ही सीधा यहाँ पर एक गेट लगा के यहाँ पर एक गेट लगा के मर्ज करेंगे तो भी हमारा बी बार डी बार आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिजाइन कर लेंगे। हालांकि जो आंसर आ रहा होगा आपका वो ये वाला आ रहा होगा, सिंपल, क्लियर। चलिए आगे चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन। बाकी तो कोई और न्यूमेरिकल ऐसा इसमें आया नहीं था इस वाले में, आपने अपना के मैप देख लिया होगा, जो स्टूडेंट इसको करके आए होंगे उन्होंने कर लिया होगा, अगर इसी तरीके से आंसर किया होगा तो उनका सही होगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ 4-bit प्रायोरिटी एनकोडर विद ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम। प्रायोरिटी एनकोडर पूछा था इसमें, तो प्रायोरिटी एनकोडर जिन्होंने वन शॉट देखी होंगी उसमें मैंने करा रखा है प्रायोरिटी एनकोडर। एनकोडर में मल्टीपल, जैसे हमारा एक ऑक्टेल टू बीसीडी एनकोडर होता है, इसी तरीके से हमारा ये क्या है प्रायोरिटी एनकोडर भी मैंने उसमें बता रखा है कि प्रायोरिटी जिसकी होती है उसको पहले पास करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर क्या कह रहा है, डिजाइन ए फुल एडर बाय यूजिंग 2 हाफ एडर्स, मतलब एडर और सबट्रैक्टर दोनों दे दिए बाय यूजिंग हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर। तो ये बहुत सिंपल रहा होगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसी को करके आए होंगे। नेक्स्ट क्या पूछा है, वर्किंग डी फ्लिप फ्लॉप पूछा है। डी फ्लिप फ्लॉप तो सबसे इजी फ्लिप फ्लॉप है, आपको वहां पर वर्किंग बतानी थी, डायग्राम बनाना था, बाय यूजिंग नैंड गेट बना के आ गए होंगे बहुत इजीली। एक्साइटेशन टेबल, ट्रुथ टेबल बहुत इजी होती है डी फ्लिप फ्लॉप की। रिंग काउंटर भी पूछ लिया, देखो यहाँ पर जॉनसन ऊपर पूछ लिया, यहाँ पर रिंग काउंटर पूछ लिया। यूनिट नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन। यूनिट नंबर 4 रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, जॉनसन जो हमारा वो होता है जेके फ्लिप फ्लॉप, उसमें आपको पता है रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, मैंने बता रखा है। एक्सप्लेन रेस कंडीशन एंड असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, तो रेस कंडीशन एक्चुअल में रेस अराउंड कंडीशन की यहाँ पर बात कर रहा है। नेक्स्ट है डिजाइन प्रोसीजर पूछ रहा है, सिंक्रोनस सीक्वेंस डिटेक्टर यूजिंग स्टेट डायग्राम एंड स्टेट टेबल। सीक्वेंस डिटेक्टर पूछ रहा है। सीक्वेंस डिटेक्टर क्या होता है, स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। सीक्वेंस डिटेक्टर किसको बोलते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे जिसको पता है। सीक्वेंस डिटेक्टर और इसका स्टेट डायग्राम, मतलब सीक्वेंस डिटेक्टर एक्चुअल में क्या है बेटा, एक काउंटर की बात हो रही है जो सीक्वेंस को, और एक सीक्वेंस को डिटेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली स्टेट टेबल बनानी थी, मतलब सबसे पहले स्टेट टेबल बनानी, देन उसका डिजाइन प्रोसीजर हमें वहां पर एक्चुअल में पूरा समझाना था, वहां पर बाय यूजिंग फ्लिप फ्लॉप हम उसको डिजाइन करते हैं वहां पर, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा हो सकता है कि मैक्सिमम में 50% स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लगा हो ये वाला क्वेश्चन बस। नेक्स्ट क्या है, फिर से अगर क्वेश्चन नंबर 7, फैन इन फैन आउट पावर डेसिपेशन इन सीमॉस लॉजिक फैमिली, बताई थी ना सारी टर्मिनोलॉजी, ये वाले अभी जस्ट जो लाइव लिया था उसमें ही बताई थी। तो 3 तो यहाँ पे आ गई और 2 ऊपर आ गई, वो एक ऊपर आ गई, 5 बताई थी, 5 में 4 आ गई। बताओ मैं कह रहा था ये क्या 2 डेफिनेशन आएगी, उसमें से इतनी सारी आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएलए और पीएल पूछा है, ये भी बताया था, कौन नहीं करके आया होने का इसमें। फिर आगे क्या करा, एक्सप्लेन हाउ अ गिवन बूलियन फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग पीएलए वाला बताना था, पीएलए डिफाइन करना था, दोनों को कंपेयर करना था और पीएलए डिफाइन करना था। तो इजिली, बहुत इजीली कर लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी करके आए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी करके आएंगे। 6 में थोड़ा सा मैं मान सकता हूं कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन हालांकि पूरा पेपर ओवरऑल अगर मैं एवरेज बोलूं, पेपर एवरेज, तो पेपर इजी था ये वाला, ठीक है इस बार, क्लियर। चलिए मैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट काफी देर से वेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर का और एनालिसिस यहाँ पर कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं बात करूं बेटा, तो पहला ही क्वेश्चन डिप्लेशन रीजन क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, जो लाइव लिया था उसमें मैंने पहला ही टॉपिक, दूसरा टॉपिक पहले में पीएन जंक्शन डायोड बताया था, दूसरे में डिप्लेशन लेयर बताई थी, और उसमें बताते हुए पढ़ाते हुए बताया था मैंने जो डिप्लेशन लेयर होती है उसमें जो पोटेंशियल होता है वो एक्चुअल में हमारा पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। डोपिंग किसको नहीं पता, इंप्योरिटी ऐड कराना डोपिंग हो गया हमारा। एलईडी का प्रिंसिपल इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस किसे नहीं पता, ये तो जब भी मैंने एलईडी पढ़ाया तभी बताया हर बार। ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट क्या होता है, ये भी एक बेस्ट क्यू पॉइंट निकालना होता है जब हम बायसिंग करते हैं, तो जहां पर मैंने बायसिंग पढ़ाई है बीजेटी की वहां पर ये चीजें बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज हमारा क्या होता है, जे फैट में पिंच ऑफ, जब दोनों तरफ से डिप्लेशन लेयर आपस में टच हो जाती हैं तो वहां पर क्या होता है, एक वोल्टेज रिवर्स बायसिंग में जो गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है वो जब हमारे दोनों तरफ से डिप्लेशन लेयर टच हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पास होना बंद हो जाते हैं, करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, तो उस टाइम पे जो गेट टू सोर्स वोल्टेज होती है वो हमारी पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाती है, ठीक है। व्हाई डू डिप्लेशन रीजन डू नॉट टच ऑफ पिंच ऑफ, ठीक है, क्यों द डिप्लेशन रीजन डू नॉट टच ऑफ पिंच ऑफ, क्या पूछना चाह रहा है, क्यों नहीं होता, वो तो होता है जब टच होती है दोनों तभी हमारा पिंच ऑफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिफाइन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इन ऑप एम्प। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, मतलब इनपुट पे हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की लेकिन फिर भी कुछ माइनर सा आउटपुट मिल रहा है तो हमारी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होगी। आउटपुट पे हमने क्या किया, हमने इनपुट अप्लाई कर दिया लेकिन आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रही तो हमारा आउटपुट
बिना इनपुट अप्लाई किए जो माइनस से आउटपुट वोल्टेज हमारी आउटपुट पे मिलती है वो हमारी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होती है। लेकिन अगर वही चीज सेम उल्टा हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि इनपुट का जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअल में जो हम इनपुट पे अप्लाई करते हैं तो इनपुट पर जो वोल्टेज हमारी एक्चुअल में कुछ होती नहीं है लेकिन फिर भी आउटपुट शो कर रहा होता है तो वही हमारी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होती है। आई थिंक मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप समझ गए होंगे लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डिजिटल वोल्टमीटर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का ओवर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, एडवांटेज कई बार पूछा गया है, इस बार डिजिटल वोल्टमीटर का पूछ रहा है। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनालॉग वोल्टमीटर। बहुत सारी इस तरीके से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की जो है एडवांटेजेस है वो सारी यहाँ पर आप लिख सकते थे। जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म पूछ रहा है, मैंने बताया था जेनर और एवलांच में डिफरेंस पूछा जाता है लेकिन कभी कभी डिफाइन करा लेता है, तो इसमें जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर डिफाइन करा लिया, कैसे अकर होता है ये भी बताया है। और एप्लीकेशन पूछ रहा है जेनर डायोड की, शंट रेगुलेटर की तरह यूज कर लेते हैं जेनर डायोड को, तो शंट रेगुलेटर इसकी एप्लीकेशन हो गई, बहुत इजीली करके आए होंगे। टनल डायोड पूछ लिया, बताओ वैरेक्टर डायोड पूछ लिया, मतलब जो स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस थी उसमें आपका एलईडी भी पूछ लिया है, टनल डायोड भी पूछ लिया है, वैरेक्टर डायोड भी पूछ लिया है और एलसीडी भी पूछा गया है इसमें, कहीं मैंने पढ़ा था शायद एलसीडी भी है, चारों पूछ लिए हैं वे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एनहेंसमेंट टाइप, डिप्लीशन टाइप, मॉसफेट, बताओ डिफरेंस पूछ रहा है एनहेंसमेंट टाइप और जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है उसमें क्या डिफरेंस होता है, और एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट को यहाँ पर ड्रॉ करवाने के लिए कह रहा है। एक्सप्लेन एंड ड्रॉ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की तो अलग से मैंने बता रखी है वीडियो में, एक अलग से वीडियो दी थी, जो प्लेलिस्ट आपने देखी होगी इसमें सारी चीजें मिल गई होंगी। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली कर आए होंगे आप, ये वाला क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम्प, डिजाइन एंड इन्वर्टिंग ओपैम्प एम्पलीफायर यूजिंग ओपैम्प विद अ गेन, इन्वर्टिंग में गेन दिया है -5 एंड इनपुट रेसिस्टेंस दिया है 10, तो इसे कौन नहीं करके आया होगा इस न्यूमेरिकल को बताओ। अगर मैं बोलूं जिसने न्यूमेरिकल करा मैं बताता हूं, इन्वर्टिंग को पूछ रहा है, इन्वर्टिंग जो हमारा होता है एवी उसका जो गेन होता है इन्वर्टिंग ओपैम्प का माइनस के RF/R1 होता है या इनपुट RI होता है, यही तो होता है गेन। तो क्या कह रहा है, गेन उसने दे रखा है -5, तो गेन तो है हमारे पास -5 इक्वल टू -RF, ठीक है। और इनपुट रेसिस्टेंस दे रखा है 10 किलो ओम, तो 10 किलो ओम यानी कि 10 × 10⁻³ हो गई। और ये दे रखा है, पूछ क्या रहा है ये डिजाइन, अच्छा डिजाइन करवा रहा है तो RF की वैल्यू निकाल लो यहां से, बस इसको इधर ले आओ, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, RF इक्वल टू 5 × 10 50 और ये RF 50 किलो ओम हो गया। बस अब डिजाइन कर दो इन्वर्टिंग ओपैम्प, इस तरीके से डिजाइन करना था, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाओ, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दो क्योंकि इन्वर्टिंग है तो VI हो गया हमारा इनपुट वोल्टेज, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, ये RI तो दिया हुआ है 10 किलो ओम, और फिर यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा दो इस तरीके से, यहाँ पर आउटपुट ले लो, ये RF कितना हो गया हमारा 50 किलो ओम। बस यही तो डिजाइन करके आना था, ये वैल्यूज लिख के आनी थी, और जो करके आया होगा ये बहुत अच्छे से नंबर पूरे मिलेंगे यहाँ पर आधे, और आधे में बस ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम किसने नहीं ड्रॉ करा होगा, क्या है ब्लॉक डायग्राम में 4 ब्लॉक ही तो बनाने हैं, ठीक है ना। इनपुट स्टेज हो जाएगी, इंटरमीडिएट स्टेज हो जाएगी, लेवल शिफ्टिंग स्टेज हो जाएगी और आउटपुट स्टेज हो जाएगी। 4 ब्लॉक्स हैं, 4 डायग्राम में, मतलब ब्लॉक डायग्राम में 4 ब्लॉक्स हैं हमारे। तो चलिए बेटा मैं अब आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, बहुत इजीली वाले स्टूडेंट कराए होंगे। अब बताओ अगला क्या कह रहा है कि व्हाट इज एन ऑसिलोस्कोप, यारों को पूछ रहा है। व्हाई इज इट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों यूज किया जाता है भाई, वेवफॉर्म कहाँ देखेंगे फिर, अगर यारों नहीं पढ़ेंगे तो देखेंगे तो यूज नहीं करेंगे। तो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी कि CRO का ब्लॉक डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से बताया, मैंने जो अभी लाइव सेशन लिया था उसमें लिया भी था लास्ट में। बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी इजी है वैसे तो जो हमारा है, और आगे ऊपर और कौन है, जनक, पांचों के पांचों इजी। अब आपकी चॉइस रही होगी कौन सा आप करके आए होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, BOE 309 में। सेक्शन 3 पे आ जाते हैं, यूनिट नंबर 1 बताओ, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन सेमीकंडक्टर डायोड। जस्ट अभी जो लाइव लिया था उस दिन मैंने जो क्वेश्चन बताए थे तुम्हें, उसमें ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है। डिफाइन डायोड रेजिस्टेंस, साइड में लिख दिया था डायोड रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो मैंने लिए थे डायोड रेजिस्टेंस और पढ़ जाना, स्टैटिक एंड डायनामिक 2 टाइप के होते हैं। हाउ डज इट वैरी विद बायसिंग कंडीशन, ये बायसिंग कंडीशन में किस तरीके से वैरी करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में। तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था इस सब्जेक्ट में जो नहीं आया। फुल वेव बेसिस रेक्टिफायर पूछ लिया, पीक इनवर्स वोल्टेज VM होता है, बताओ। दोनों इजी, सेक्शन C में 3rd क्वेश्चन में यानी यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 में डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ LCD इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, मैंने कहा था ना LCD भी पूछा है,
वहां मैंने बताया था तो एलसीडी भी आ गया, सारे आ गए स्पेशल पर्पस टर्मिनल। लेकिन आप कहेंगे सर आपने एलसीडी नहीं बताया था उस वाले वीडियो में, लेकिन बेटा मैंने आपको वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट तो बताया था। कौन सा पूछा है इसने, बताया ही नहीं है कि कौन सा बताना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। तो आपको कोई सा एक डबलर बता के आ जाना था, जो मर्जी थी कोई सा भी बताते, चाहे फुल वेव चाहे हाफ वेव, बताते कि वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट एक्चुअल में होता क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। मल्टीपल टाइप्स के हम बना सकते हैं, पीक से मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट देता है। और जैसे वोल्टेज डबलर समझा देते डिटेल में, 7 मार्क्स का था इसलिए समझाना जरूरी था। एन चैनल जेफेड यहाँ पर दे दिया है, एन चैनल ही बताता हूँ मैं, एन चैनल इसने दिए हैं। बीजेटी का कंस्ट्रक्शन दे दिया है यहाँ पर, बीजेटी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर दे दिया है। बताओ डिफाइन अल्फा एंड बीटा विद रिस्पेक्ट टू बीजेटी एंड ड्राइव इट्स रिलेशनशिप बिटवीन देम। बताओ इससे इजी कुछ होगा? अब इसमें भी कहेंगे कि सर पेपर बेकार आया था, टफ आया था, तो बेटा अब इससे ज्यादा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ओपैम पूछ रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, स्लू रेट, वर्चुअल ग्राउंड एंड सीएमआरआर। कितनी बार बताएं जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ इसकी या प्रॉपर्टीज ओपैम की, कहता हूँ स्लू रेट एंड सीएमआरआर अलग से पूछ लेता है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट पर यूनिट टाइम। वर्चुअल ग्राउंड आउटपुट क्या है, मतलब इनपुट हमारे दोनों पर सेम नहीं है, फिर भी हम उनको वर्चुअल सॉर्ट करके और उनका दोनों जो इनपुट वोल्टेज है उन्हें जीरो दिखा देते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन हो जाती है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, गेन होता है वो रेशियो होता है किसका, डिफरेंशियल का और कॉमन मोड गेन का। नेक्स्ट पूछ रहा है समिंग एम्पलीफायर यूजिंग ओप एम्प ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज। ये भी इजी है, समिंग एम्पलीफायर पूछा है, बताओ कौन सा करके, कमेंट करके बताना। देखो भाई इससे इजी पेपर नहीं मैं बताऊं, इस बार पेपर इतनी इजी आ रहा है। डिजिटल मल्टीमीटर आ गया, यहाँ पर सीआरटी आ गया, लो सीआरओ आ गया। इससे मेजर कैसे करते हैं फ्रीक्वेंसी, जो डिटेल वाले वीडियो वाले पढ़े होंगे ना उनको पता होगा कैसे मेजर करते हैं, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इससे मैं सच में कह रहा हूं इस बार जो पेपर आए हैं बेटा बहुत इजी आए हैं। तो फाइनली अब आपके पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आज का लास्ट पेपर बहुत अच्छा पेपर रहा है। इजी पेपर के साथ आपके पेपर जो है कंप्लीट हुए हैं। तो कैसा हुआ आपका पेपर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपना प्यार दिखाया था और मेरे पर भरोसा दिखाया था, तो वो सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर कैसा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो पेपर था, ये भी जो स्टूडेंट थे जितने भी मैंने बताया था अभी लाइव सेशन में भी लिया था और प्लेलिस्ट भी दे ही रखी थी इसमें, तो 3 यूनिट तो यूट्यूब पर ही थी और बाकी और भी चीजें थी उसमें, तो वो भी अगर देख के गए होंगे तो बहुत अच्छा पेपर करके गए होंगे, करके आए होंगे। तो कैसा हुआ आपका पेपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।